चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक औरत रहती थी। पति, 2 बच्चे और एक बेटी, ऐसा उनका पूरा परिवार था। उसका पति श्रीधर पोस्ट ऑफिस में जॉब करता था। उसके कमाई से ही घर चलता था। चंपा ने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी थी। उससे उसे जो भी मुनाफा होता वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करके रखती। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा अशोक डॉक्टर और छोटा बेटा रवि वकील बन जाता है और दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करने लगते हैं। एक दिन उनकी बहन ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है और ज्योति की शादी पड़ोस के गांव के सरपंच जी के बेटे से हो जाती है। ज्योति बहुत ही कामचोर और गुस्सा करने वाली होती है। इसी कारण उसके ससुराल से उसे निकाल दिया जाता है। वो अपने पति को लेकर अपने मायके रहने आती है। अब चंपा का जमाई दुकान चलाता है और चंपा और ज्योति आराम से वहाँ रहती है। अरे ज्योति, जरा अपने कामचोर पति को कुछ काम करना क्यों नहीं सिखाती हो? कुछ काम का नहीं है वो। अरे हाँ माँ, उनके पिताजी ने तो उन्हें ही घर से निकाल दिया और हमारे माथे मर दिया। जाने दो, पति है। माँ और बेटी इसी तरह तानेबाजी करती रहती। अब बड़े बेटे अशोक की शादी उन्हीं के गांव के एक लड़की से करा दी गई, लेकिन उस लड़की से भी चंपा बहुत काम करवाती और वो बेचारी सासू माँ का आदर करके सब काम चुपचाप करती थी। एक दिन वो काम करके थक गई और एक जगह पर बैठ गई। ए कामचोर कमला, इतना सारा काम पड़ा है घर में, क्या वो तुम्हारा बाप आके करेगा? चलो उठ, काम कर। हाँ हाँ माँ जी, करती हूँ। ऐसा कह के कमला अपने काम पर लग जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। चंपा अपने बेटे अशोक से घर आने के बाद चुगलियां किया करती थी। अशोक घर आकर कमला को बहुत भला बुरा कहता और कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठाया करता था। ये सब रवि देखा करता था और रवि को बहुत बुरा लगता था। अशोक मारने आता तो रवि बीच में पड़ जाता और माँ बाप को डांटता था और वही झगड़ा खत्म हो जाता था। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। रवि को रंजना नाम की एक लड़की बहुत पसंद थी, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। हाँ, मगर रवि, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ का बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए पहले तुम इसका कोई हल निकालो। अरे रंजना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें टेंशन की क्या बात है? मगर रवि, तुम भी अगर मुझे मारने पीटने लगे तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींचूंगी। अरे हाँ बिल्कुल, वो तो तुम्हारा अधिकार है। अगले दिन रवि अपने घर में रंजना के बारे में बताता है। रवि की माँ चंपा उसे साफ मना कर देती है। रवि, तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करो बेटा। इस घर में ये आखिरी शादी है और मेरे भी कुछ अरमान है बेटा। अजय, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम इसकी बात मान जाओ बेटा। नहीं पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रंजना से, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। सब चुप हो जाते हैं। अगले दिन रवि मंदिर से शादी करके घर आता है। सब अचरज से रवि की ओर देखते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कमला उन दोनों का स्वागत करती है और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। कैसे लगा मेरा घर? अच्छा है, मगर सब मिलजुल के रहे तो और भी अच्छा होगा। रंजना, तुम्हें मेरी माँ को सबक सिखाना होगा, तभी घर के सारे सदस्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है रवि, जैसा तुम चाहो। अगले दिन रंजना अपने घर के मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रुको, मेरे भगवान के मंदिर में तुम मत आओ, जाओ यहाँ से। ये कहकर सास रंजना को वहाँ से भगा देती है और घर के किसी भी काम को करने से मना कर देती है। तब क्या माँ जी, आज से मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। क्या बोल क्या रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। खबरदार अगर हाथ भी लगाया तो। पता है ना, मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ। रातों रात खबर छाप दूंगी और कोर्ट के चक्कर लगेंगे वो अलग, समझिए आप। सास चुपचाप देखने लगी और उसकी बेटी और ससुर भी देखते ही रह गए। रंजना ने कमला से कहा, दीदी, मुझे आपसे काम है, आप मेरे कमरे में आइए। और हाँ, आज से खाना ज्योति दीदी आप बनाएंगी। अरे माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मुझे काम करने को बोल रही है। अजय, सुनते हो? चलो मेरी मदद करो। हाँ आता हूँ। ज्योति किचन का काम करने चली गई और सास बाहर का काम करने लगी। रंजना कमला को लेकर अपने कमरे में गई और उससे कहा, कमला दीदी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप चुपचाप सह लेती हो, उसका ये नतीजा है। अब देखो दीदी कैसे काम कर रही है। आप कुछ काम करती थी क्या शादी के पहले? नहीं रंजना, मगर अब घर से ही अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करने का सोच रही हूँ। बहुत अच्छे दीदी, अब आप किसी से मत डरिए, हम हैं आपके साथ। सच में किसी के साथ होने का कितना महत्व होता है। अब उसकी सासू माँ ही घर के सारे काम करने लगी थी और ज्योति को काम करवाने की वजह से
ज्योति भी अपने ससुराल जाने की सोच रही थी। अजी, यहाँ तो काम वाली से भी ज्यादा बुरी हालत हमारी हो गई है। चलो हम हमारे घर चलते हैं, सब है हमारे यहाँ। अरे रे, आप कहाँ चली? अभी भी काम बाकी है। ज्योति का पति रंजना से धन्यवाद कहता है और ज्योति को लेकर अपने घर चला जाता है। अब सासू माँ एक दिन पूरा काम करके इतना थक जाती है कि उसके बदन में बहुत दर्द होने लगता है। तब दोनों बहू सास के पास चली आती है और एक बहू सास के पैर दबाती है तो दूसरी बहू सर दबाती है। सासू माँ उठकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, अब से कभी ये गलती नहीं होगी। सास को उसके किए पर पछतावा होता है और ये देखकर घर के सभी सदस्य बहुत खुश हो जाते हैं। रवि और रंजना भी बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने करके दिखाया। बहू हो तो ऐसी। रंजना अपने बर्ताव के बदले माफी मांगती है और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब मिलके परिवार बनता है और हम सब परिवार का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। परिवार के काम मिल बांट कर करना ये हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है। कई बरसों पहले एक राजा था जिसके राज्य में एक अनोखा सेब का पेड़ था। वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उस पर सोने के सेब लगते थे। राजा का एक वफादार माली हर रोज उन सेबों को गिनता था और राजा को बताता था। लेकिन अचानक एक दिन एक सेब चोरी हो गया। माली से ये वार्ता सुनकर राजा क्रोधित हो गया। चोर को हम जरूर सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब की रखवाली करने के लिए रखा, लेकिन बीच रात में ही वो सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक सेब कम था। आज मैं अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा के लिए रखूंगा। ठीक है। रात हो गई और माली का दूसरा लड़का भी सो गया। अगले दिन फिर से एक सेब कम था। अब माली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। रात हो गई और माली का तीसरा बेटा अपने काम में लग गया। आओ सेब चोरो, अब आके दिखाओ। कुछ देर बाद जब रात थोड़ी गहरी हुई, अचानक कुछ पत्तों की आवाज आने लगी। छोटे बेटे ने देखा कि एक सोने का पंछी सेब तोड़ रहा है। उसने बिना वक्त गवाए तुरंत निशाना लगाया और तीर चलाया, लेकिन उससे पंछी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पंछी उड़ गया और उसकी पूंछ से एक सोने का पर गिरा। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और सभी मंत्रियों को राज दरबार में बुलाया गया। सभी मंत्री उस सुनहरे पर को देखकर चकित हो गए। इस एक पंख से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा पंछी चाहिए। मेरे दरबार में ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे सामने पंछी को पेश करे? माली का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इसकी जिम्मेदारी उठाई। शाबाश। माली का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने के पंछी की तलाश में चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते गुजर ही रहा था कि तभी उसने बीच रास्ते में एक लोमड़ी को देखा। उसे देखकर लड़के ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया। कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ। माली का बेटा थोड़ी सोच में पड़ा। उसे लगा कि यह लोमड़ी की कोई चाल होगी, इसलिए उसने लोमड़ी पर तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग गई। माली का बेटा अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाकर उसे एक महल और झोपड़ी दिखाई दी जो बिल्कुल उस लोमड़ी ने कही वैसी ही थी। उसने देखा कि महल की तरफ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और बढ़िया खाना खा रहे थे। वही दूसरी तरफ गरीबी और उदासीनता नजर आ रही थी। ये देखकर उसने सोचा, अगर मैं इस झोपड़ी वाले घर की तरफ गया तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए वो उस महल की तरफ गया जहां उसने खाया पिया और आराम किया। इस दरमियान वो उस सोने के पंछी और अपने राज्य के बारे में सब भूल गया था। इसी बीच बहुत समय बीत गया और बड़ा बेटा कभी वापस नहीं आया। इसलिए दूसरा बेटा कार्य के लिए चल पड़ा।
उसका भी यही अंजाम हुआ। उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। लेकिन वो जब गांव पहुंचा तब उसे उसके भाई ने महल की तरफ बुलाया और वो भी अपने भाई की तरह पंछी और राज्य को भूल गया। समय बीतता गया। अब सबसे छोटा बेटा भी सोने के पंछी की तलाश में निकल पड़ा। मुझे जाने दो पिताजी। लेकिन माली अपने दो बेटों की तरह अब इस बेटे को भी नहीं खोना चाहता था। पिताजी, मैं वापस लौटूंगा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माली का छोटा बेटा जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही लोमड़ी मिली जो उसके भाइयों को मिली थी। उस लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। अगर तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो झोपड़ी में जाओ। अपनी सलाह के लिए शुक्रिया दोस्त। मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जल्द ही वो गांव पहुंचे। छोटे बेटे ने उस झोपड़ी में ही रात बिताई। जब सुबह हुई तो वो लोमड़ी वापस आई। अब उसने और एक सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक किला दिखाई देगा जहाँ बहुत सारे सैनिक गहरी नींद में सोए रहेंगे। उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। किले के अंदर जाना, वहाँ तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जहाँ सोने का पंछी एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होगा। उसके ठीक सामने एक सोने का पिंजरा भी होगा, पर तुम उस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर सवार हो गया। दोनों किले के पास पहुंच गए। लड़का किले के अंदर गया जहां उसे लोमड़ी ने कहा हुआ कमरा दिखाई दिया और वो सोने का पंछी भी। इस खूबसूरत पंछी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही लड़के ने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला, पंछी चीखने लगा और उसकी आवाज से सैनिकों की नींद खुल गई। उस लड़के को कैदी बनाया गया। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया। वहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पे दया कीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। जाओ, मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है। तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और वो सोने का पंछी भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। तब रास्ते में उसे अपनी दोस्त लोमड़ी मिली। तुमने देखा ना क्या हुआ मेरी सलाह ना मानने का नतीजा। तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए उस सोने के घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहाँ वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। उसकी देखरेख करने वाला गहरी नींद में सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से छुड़ा लेना, पर उस पर पुराने चमड़े का सैडल डालना मत भूलना और उसके पास ही पड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखकर लड़का बोला, मैं इसको सोने का सैडल दूंगा, इसका हक बनता है। जैसे ही लड़के ने सोने के सैडल को हाथ लगाया, उसकी देखरेख करने वाला जाग गया। रक्षक दौड़ के आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसने फिर दया की भीख मांगी। तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर तुम वो पंछी और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का फिर अपनी राह चल पड़ा और उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें राजकुमारी मिलेगी, उसके हाथ को थाम लेना। मध्य रात्रि को राजकुमारी नहाने जाती है, तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी, पर ध्यान रहे तुम उसे माँ बाप के पास विदाई देने मत जाने देना। लोमड़ी और लड़का किले के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने जैसे कहा था, लड़के ने ठीक वैसे ही किया। मध्य रात्रि को वो राजकुमारी के साथ निकला, लेकिन निकलते निकलते राजकुमारी ने रोते हुए कहा कि उसे अपने पिताजी से मिलना है। आखिर लड़के ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने पिताजी से मिलने आई, लड़के को फिर से कैदी बना लिया गया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा दे। वो पहाड़ इतना विशाल था कि लड़का अकेले वो काम नहीं कर सकता था। 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया।
निराश होकर वो वहां पर बैठा ही था कि तभी अचानक उसकी दोस्त लोमड़ी वहां पर आ गई तुम सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर देती हूँ। और सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुशी खुशी उसे अपनी बेटी सौंप दी। नौजवान और राजकुमारी वहां से चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से उसी लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? ध्यान से सुनो, तुम राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो, वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे विदा लेना। राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना और तभी झट से उस घोड़े पर बैठना और जितना तेज हो सके वहां से निकलना। उसके बाद दूसरे किले में जाना जहां पंछी है। मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगी। तुम घोड़े को दयालु राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। उससे पंछी देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा तुम वहां से निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा सब कुछ वैसे ही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। 2 बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त किसी की भी मदद मत करना और फिरौती मत देना। और याद रहे, नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए उस गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां 2 आदमियों को फांसी हो रही थी। उसने देखा कि वो 2 आदमी उसके भाई थे जो अब चोर बन चुके थे। रुको, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी जंगल से जा रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने नदी के किनारे बैठकर कुछ खाने की सोची। इसी दौरान छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया और इससे पहले वो कुछ सोचता, उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में ढकेल दिया। फिर राजकुमारी, घोड़ा और उस सोने के पंछी के साथ वो अपने राज्य के राजा के पास पहुंच गए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सोने के पंछी को ले आए हैं। हमने हमारी मेहनत से उसे जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी की गई, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया और राजकुमारी तो रोते ही जा रही थी। छोटा बेटा नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी। लेकिन नदी का किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी फिर से वहां पर आ गई। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ये हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। फिर लड़के ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही घोड़े ने उसको देखा, उसने खाना शुरू किया, पंछी ने गाना शुरू किया और राजकुमारी तो बहुत खुश हो गई। फिर वो राजा के पास गया और राजा को पूरी हकीकत बता दी। उसके दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई। छोटे बेटे को राजकुमारी वापस मिल गई। जब राजा का देहांत हुआ, तब माली के छोटे बेटे को राज्य का राजा बनाया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद वे दोनों फिर से जंगल की तरफ गए। वहां लड़के को उसकी पुरानी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर उसे गुजारिश की कि वो उसे खत्म कर दे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर कृपा करो और मुझे खत्म करो, मुझे मुक्ति दिला दो। छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कर दी। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई, वो एक आदमी में बदल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था, जो पिछले कई सालों से गुम था। मुन्ना, किरण, श्रेयस और तुषार बचपन के जिगरी दोस्त थे। चारों के पिता बड़े बिजनेसमैन थे। पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, लेकिन इनमें से किसी को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं था।
खाना सोना इधर उधर भटकना, इसी में सारा दिन बिताया करते थे। आज की मूवी तो सुपर कूल थी यार। क्या स्टंट किए हैं ऋतिक ने, वाओ। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ पापा को पटा के एक फिल्म प्रोड्यूस कर दूं। पहले एक्टिंग तो सीख ले बेटा, फिर हीरो बनना। एक्टिंग की क्या जरूरत है, डांस तो ऋतिक से भी अच्छा करता हूँ ना। अरे वो सब छोड़ो, कल के एग्जाम का क्या करना है? मैंने तो पिछले 10 दिन से किताब भी नहीं खोली। ओह शिट यार, कल के एग्जाम का तो मैं भूल ही गया। अचानक चारों को कल के प्रीलिम एग्जाम के बारे में याद आता है और चारों टेंस्ड हो जाते हैं। ओह गॉड, टीचर ने मेरे पापा से कंप्लेंट की तो मेरी फिल्म घर पे ही बन जाएगी। हाँ यार, मेरे पापा तो मेरा पॉकेट मनी, बाइक सब बंद कर देंगे। चिल डूड, क्यों इतना पैनिक हो रहा है? ये किरण है, तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो सभी परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसीलिए वो परीक्षा से बचने के नए तरीके ढूंढने लगे। यस, एक आइडिया है, चलो मेरे साथ फटाफट। चारों दोस्त एक मैदान में आ जाते हैं जहाँ काफी कीचड़ है। अब हमें यहाँ क्यों लाए हो किरण? प्लीज यार, मेरा क्रिकेट खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। ऑलरेडी मेरी फट गई है, हर जगह पापा ही दिखाई दे रहे हैं। ओम शांति ओम। सब अपने अपने कपड़ों पर ये कीचड़ लगाओ। हैं? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे लगाओ तो। किरण के कहने पर उन चारों दोस्तों ने बिना सोचे समझे अपने कपड़ों पर कीचड़ लगा लिया। इस प्रकार गंदे हालत और पसीने से लथपथ चारों दोस्त अपने टीचर के घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हालत बन गई है तुम्हारी बच्चों, सब ठीक तो है? सर, हम सब मेरे गांव मेरी बीमार दादी को देखने गए थे और वहां से लौटते समय हमारी कार कीचड़ में फंस गई, टायर भी फट गया और गाड़ी को धक्का लगाते लगाते हम अभी शहर पहुंचे हैं। हो, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों आए हो फिर? सर, हम सबकी कल की टेस्ट की तैयारी पूरी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, तुम सब 3 दिन बाद टेस्ट देना, ठीक है? यस सर, हम सब पूरी तैयारी करके एग्जाम देंगे। थैंक यू सर। 3 दिन बाद सब बच्चे पढ़ाई करके एग्जाम के लिए क्लास में पहुंचते हैं। सर, हम एग्जाम के लिए रेडी है। वेरी गुड, लेकिन तुम सबको अलग अलग क्लासरूम में बैठना होगा। टीचर हर एक बच्चे को अलग अलग क्लासरूम में बिठा देते हैं। सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन पेपर सॉल्व करने लगते हैं। पेपर में सिर्फ 2 सवाल है। पहला, योर फुल नेम, और दूसरा सवाल है, कार का कौन सा टायर फट गया था? ए, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट, अब क्या लिखे? पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। हम तो फंस गए। दूसरा सवाल देख के सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है। कैसा था पेपर बच्चों? सर, हमें माफ कीजिए। हाँ सर, फिर कभी हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। ठीक है, अपनी गलती की जिम्मेदारी लोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, नहीं तो जिंदगी तुम्हें सबक सिखा देगी।